हेलो फ्रेंड, मेगा माइंड आइस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका एजुकेटर सुधीर कुमार। आज हम राष्ट्रीय आंदोलन के एक और महानायक की बात करेंगे, जिनके बारे में एक कहानी बड़ा फेमस है। एक बार किसी केस में एक अंग्रेज मजिस्ट्रेट जब उनको सज़ा दे रहा था तो उसने पूछा नाम क्या है, तो उन्होंने बड़े शालीनता के साथ उत्तर दिया आज़ाद। पिता का नाम तो स्वाधीनता, माता का नाम भारत माता, और घर में मेरा जेल है। आपने अंदाज़ा तो लगा ही लिया होगा मैं किसकी बात कर रहा हूँ। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ देश के सबसे रोमांचित कर देने वाले व्यक्ति और उनकी कहानी चंद्रशेखर आज़ाद की। चंद्रशेखर आज़ाद भारत के एक ऐसे क्रांतिकारी रहे हैं जो लाखों हजारों युवाओं के रोल मॉडल रहे अपने समय में, और आज़ादी के बाद भी रोल मॉडल बने रहे। लगभग सभी के घरों में हम उनके तस्वीर देखते हैं। चंद्रशेखर आज़ाद राष्ट्रीय आंदोलन के एक ऐसे क्रांतिकारी हैं जिनको कभी भी ब्रिटिश पुलिस पकड़ नहीं पाई। वो इतने चतुर और समझदार व्यक्ति थे कि ब्रिटिश पुलिस उनसे थर-थर काँपती थी। पता नहीं चंद्रशेखर आज़ाद कब क्या कर बैठे और किस बेस में सामने से ही निकल जाए, कोई नहीं जानता था। इसलिए उन्होंने चंद्रशेखर आज़ाद पे भारी भरकम इनाम भी रखे थे, फिर भी चंद्रशेखर आज़ाद जिंदा रहते कभी पकड़ में नहीं आए। उन्होंने ये छुपने की कला और चकमा देने की कला बचपन में ही सीख ली थी। कैसे सीखी, आइए सबसे पहले उनके हम प्रारंभिक जीवन को देखते हैं। चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म 23 जुलाई 1906 को मध्य प्रदेश के अलीराजपुर के भाबरा नामक गांव में हुआ था। चंद्रशेखर आज़ाद के पिता का नाम सीताराम तिवारी था और माता का नाम जगरानी देवी था। चंद्रशेखर आज़ाद का जो असली नाम था वो चंद्रशेखर तिवारी था। बचपन के दोस्त उन्हें पंडित जी, बलराज और क्विक सिल्वर कह के बुलाते थे। चंद्रशेखर आज़ाद बचपन में बहुत ही चंचल और शरारती किस्म के बालक थे। माँ बाप की ज़्यादा बात नहीं मानते थे और अक्सर घर से खेलने कूदने निकल जाते थे। चंद्रशेखर आज़ाद का जो गांव था भाबरा गांव, वो मध्य प्रदेश के एक जनजाति बहुल एरिया झाबरा में पड़ता है, जहां जनजातियों की संख्या काफ़ी अधिक थी। तो इन जनजातीय बच्चों के साथ चंद्रशेखर आज़ाद बचपन में खेला करते थे। लुका छुपी अन्य खेल वो खेला करते थे, लेकिन जब लुका छुपी खेलते थे तो आसानी से पकड़ में आ जाते थे। इसलिए चंद्रशेखर आज़ाद ने बचपन में छुपने की कला सीख ली, जिससे वो पहचान में न आए। धीरे धीरे ये कला उनको आगे काम आई। चंद्रशेखर आज़ाद के परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। यही कारण था कि उनके पिताजी ने जो अपना मातृभूमि था, जन्मभूमि था उन्नाव डिस्ट्रिक्ट, उसको छोड़ के वो भाबरा में चले गए थे। अतः उनकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा की अच्छी व्यवस्था वो नहीं कर पाए। उनके पिता के एक मित्र थे जिनका नाम था मनोहर लाल द्विवेदी। वो फ्री में उनको घर पे पढ़ाने आते थे। धीरे धीरे वो बड़े हो गए। आर्थिक स्थिति अच्छी न होने के कारण के उनके गुरु ने अंग्रेज़ों से सिफारिश करके चंद्रशेखर आज़ाद की तहसील में नौकरी लगवा दी। लेकिन आज़ादी के दीवाने चंद्रशेखर आज़ाद अंग्रेज़ों की गुलामी कहाँ करने वाले थे, उन्होंने वो नौकरी छोड़ दी। चंद्रशेखर आज़ाद के माता पिता उन्हें संस्कृत के प्रकांड विद्वान बनाना चाहते थे, अतः उन्होंने उन्हें बनारस भेज दिया। बनारस में उनकी मुलाकात क्रांतिकारियों से हुई। चूँकि उस समय बनारस जो था क्रांतिकारी गतिविधियों का केंद्र था, तो धीरे धीरे क्रांति के प्रति उनका झुकाव होता चला गया। यहाँ तक तो चंद्रशेखर आज़ाद की जीवन एक साधारण बालक की तरह रही थी। लेकिन जब 1919 में जलियांवाला बाग कांड हुआ, जिसके तहत अंग्रेज जनरल डायर ने निहत्थे भारतीयों को गोली से भून देने का आदेश दिया, इस घटना के बाद चंद्रशेखर आज़ाद बहुत ही दुखी हुए और उन्होंने ये तय किया कि अंग्रेज़ों को एक दिन इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। लेकिन इसी दौर में गांधी जी एक मसीहा के रूप में भारत में अवतरित हो गए थे। क्योंकि दक्षिण अफ्रीका में उन्होंने बड़ी सफलता के साथ अंग्रेज़ों को हराया था, अतः भारतीयों को भी लगने लगा कि गांधी जी अब भारत आ गए हैं और उन्होंने आंदोलन भी छेड़ दिया है।
इसलिए भारत को जल्दी से आज़ादी, जिस तरह अफ्रीका में उन्होंने श्वेतों को आज़ादी दिलाई अंग्रेज़ों से, भारत को, भारतीयों को आज़ादी दिलाएंगे। चंद्रशेखर आज़ाद ही बहुत खुश थे और इनके गांधी जी द्वारा शुरू किए असहयोग आंदोलन में वो शामिल हो गए। इसी असहयोग आंदोलन के दौरान उनकी गिरफ्तारी हो गई और चंद्रशेखर आज़ाद की उम्र उसमें 15 साल थी। उनको मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया। मजिस्ट्रेट ने पूछा नाम क्या है, तो उन्होंने जवाब दिया आज़ाद। फिर मजिस्ट्रेट ने पूछा पिता का नाम, तो उन्होंने कहा स्वतंत्रता। फिर मजिस्ट्रेट ने पूछा माता का नाम, तो चंद्रशेखर आज़ाद ने कहा भारत माता, और जेल मेरा घर है। मजिस्ट्रेट नाराज़ हो गया, इतने छोटा सा बालक 15 साल का बालक इतनी बड़ी बात कह रहा है। उसने कहा इसे 15 बेत लगाओ। चंद्रशेखर आज़ाद को 15 बेत लगाई गई और चंद्रशेखर आज़ाद ने हर बेत के बाद भारत माता का नारा लगाया। बाद में मजिस्ट्रेट ने कहा ये लो एक आना, दया दिखाते हुए, और मरहम पट्टी करवा लेना। चंद्रशेखर आज़ाद ने उस एक आने को उसके मुंह पे फेंकते हुए कहा पैसे लूटने तो तुम आए हो हमारे यहाँ, इसे तुम ले जाओ और रानी के खजाने में रख देना। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण इंटरेस्टिंग घटना चंद्रशेखर आज़ाद की है, जिसका जिक्र जवाहरलाल नेहरू ने भी अपने बुक में किया है। तो जब उसके बाद चंद्रशेखर आज़ाद चौरी घटना चौरी उसके बाद 1922 में चौरी चौरा घटना हो गया, जिसके बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। इसे सभी क्रांतिकारियों को की तरह चंद्रशेखर आज़ाद को भी बहुत धक्का पहुंचा। उन्हें यकीन हो गया कि बातचीत के तरीके से हृदय परिवर्तन के तरीके से यानी गांधीवादी तरीके से भारत को आज़ादी नहीं मिलने वाली है। भारत को आज़ादी मिलेगी क्रांति के साथ ही, क्रांति के कारण ही भारत को आज़ादी दिलाई जा सकती है। इसलिए उन्होंने क्रांतिकारी गतिविधियों में वो संलग्न हो गए। 1924 में जब सचिंद्रनाथ सान्याल ने HRA हिंदुस्तान रिपब्लिक आर्मी का गठन किया, तो चंद्रशेखर आज़ाद उसमें शामिल होने के लिए चल निकले। HRA एक क्रांतिकारी गुप्त संस्था थी, जिसका उद्देश्य था साम्यवाद के सिद्धांतों के आधार पर भारत में गणतंत्रता की स्थापना करना। जब ये HRA का ऑफिस पहुँचे तो वहाँ राम प्रसाद बिस्मिल थे, जो HRA के संस्थापक सदस्यों में थे। उन्होंने चंद्रशेखर आज़ाद से पूछा कि मैं आपको क्यों ज्वाइन कराऊं HRA, ऐसी क्या खास बात है आपके अंदर। चंद्रशेखर आज़ाद ने वहीं पे जलती हुई एक आग की लौ पर हाथ रख दिया और कहा जब तक आप मुझे ज्वाइन नहीं कराएंगे तब तक मैं हाथ नहीं उठाऊं। राम प्रसाद बिस्मिल समझ गए कि इसके अंदर क्रांति की आग तो बड़ी तेज़ है। उन्होंने उनको HRA ज्वाइन करा लिया। लेकिन HRA नामक जो संस्था थी, संगठन था, उसके पास सदस्य थे, पद था, कार्यक्रम था, प्लान था, सब कुछ था, लेकिन पैसा नहीं था। पैसा की व्यवस्था भी इन क्रांतिकारियों को करनी थी कहीं, क्योंकि इस संगठन को कहीं और से फंडिंग तो मिल नहीं रही थी। तो HRA के जो सदस्य थे उन्होंने चोरी डकैती करना शुरू कर दिया। उनके घर, उन अमीरों के घर, जो उन भारतीय अमीरों के घर जो गरीब भारतीयों का शोषण करते थे। धीरे धीरे इनको महसूस हुआ कि ऐसा करने से हम भारतीयों का समर्थन हासिल नहीं कर पाएंगे और भारतीय हमें चोर और डकैत समझते रहेंगे, इसके कि हम क्रांतिकारी समझें। अतः उन्होंने ये तय किया कि अब वो सिर्फ सरकारी संस्थाओं को ही लूटेंगे और अपनी विचारों को लोगों तक पहुंचाने के लिए उन्होंने द रिवोल्यूशनरी नामक पंपलेट भी निकालना शुरू किया। इसी के तहत पैसा धन जुटाने के लिए उन्होंने HRA के मेंबर्स ने ट्रेन लूटने की योजना बनाई। एक डाउन ट्रेन मुजफ्फरनगर टू लखनऊ पैसेंजर ट्रेन को उन्होंने लूटने की योजना बनाई। 9 अगस्त 1925 को ये लोग हरदोई से सहारनपुर लखनऊ लोकल ट्रेन को पकड़े और लखनऊ से लगभग 18-20 किलोमीटर दूर काकोरी नामक स्थान पर इन्होंने ट्रेन को लूट लिया। उसी दौरान लूट के दौरान एक कैजुअल्टी हो गई।
एक भारतीय उसमें मारा गया और 4,601 रुपया लेकर भागते समय इनकी एक चादर छूट गई। ये बात पूरे दुनिया में बड़ी तेज़ी से फैल गई। अंग्रेज़ों की जगहसाई होने लगी, बेइज्जती होने लगी। अंग्रेज़ों को ये बात बर्दाश्त नहीं हुई और उन्होंने बड़ा तगड़ा एक्शन लिया इस पर और तफ्तीश शुरू कर दी, जांच शुरू कर दी। जांच करते करते उनको वो चादर मिल गई जो ये लोग छोड़ के भाग गए थे। उस चादर पर एक धोबी का ट्रेडमार्क छपा हुआ था। उस धोबी के ट्रेडमार्क से उन लोगों ने धोबियों से पूछताछ की। धोबियों से पूछताछ करने के बाद राम प्रसाद बिस्मिल पता चला कि वो राम प्रसाद बिस्मिल के एक मित्र का चादर है। अंग्रेज़ों ने राम प्रसाद बिस्मिल के मित्र से पूछताछ की। उसके बाद राम प्रसाद बिस्मिल के मित्र ने सारे क्रांतिकारियों का नाम बता दिया। ये सब करने में अंग्रेज़ों ने 10 लाख रुपया खर्च कर दिया। 4,500 रुपया लूट के लिए उन्होंने 10 लाख रुपया खर्च कर दिया उन लुटेरों को पकड़ने के लिए, यानी क्रांतिकारियों को पकड़ने के लिए। अब समझिए उनके लिए कितनी बड़ी बात थी ये काकोरी कांड। 40 HRA मेंबर को गिरफ्तार किया गया, जिसमें से राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, राजेंद्र लहड़ी और रोशन सिंह को फांसी की सज़ा दी गई। बाकी अन्य को किसी को उम्र कैद की सज़ा दी गई, किसी को 10 साल, किसी को 15 साल की सज़ा दी गई। चंद्रशेखर आज़ाद बच निकले वहाँ से, बचकर वहाँ से निकल गए, भागने में फरार हो गए। वहाँ से चंद्रशेखर आज़ाद झांसी के हनुमान मंदिर में जाके छिप गए। चंद्रशेखर आज़ाद अक्सर अपना गेटअप चेंज करते रहते थे, विशेषकर सन्यासी के वेश में ज़्यादा रहते थे और वो अपने गेटअप चेंज करने में इतने माहिर थे कि अंग्रेज़ों के सामने से ही निकल जाते थे और सामने ही वांटेड पंपलेट चिपका होता था चंद्रशेखर आज़ाद का, लेकिन कोई पहचान ही नहीं पाता था। इतने स्किलफुल आदमी थे चंद्रशेखर आज़ाद। खैर, वो मंदिर में रहते थे। वहाँ से जो पैसा मिलता था दान दक्षिणा के रूप में, वो पैसा वो क्रांतिकारी गतिविधियों में लगाते थे और क्रांतिकारी कार्यों में तो संलग्न रह ही रहे थे। लेकिन अब इनके पास न संस्था थी और ना ही क्रांतिकारियों का एक समूह था। धीरे धीरे ये अपने कार्यों को अंजाम देते रहे, लेकिन 1928 में किसी तरह दिल्ली आए और भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव आदि के साथ मिलके दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में HSRA, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन का गठन किया, जिसका उद्देश्य था भारत में साम्यवादी तरीके से गणतंत्र की स्थापना करना, गरीबों को शोषण से, ब्रिटिश शोषण से मुक्त कराना और क्रांति की भावनाओं का प्रचार प्रसार करना। इसी बीच 1928 में ही साइमन कमीशन का विरोध करते हुए लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई। लाला लाजपत राय के मृत्यु का कारण था जो एसपी, लाहौर के एसपी स्कॉट ने आदेश दिया था वहाँ के डीएसपी सैंडर्स को लाला लाजपत राय को मारने के लिए, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। इसका बदला लेने के लिए HSRA के मेंबर ने सैंडर्स की हत्या की प्लान बनाई। जब सैंडर्स की हत्या के लिए चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह और राजगुरु गए तो इन लोगों ने गलती से स्कॉट की जगह सैंडर्स को मार दिया। जब सैंडर्स को मार के सुखदेव और भगत सिंह, राजगुरु और भगत सिंह भाग रहे थे तो चानन सिंह नामक कांस्टेबल ने उनको दौड़ाना, पीछा करना शुरू कर दिया और लगभग भगत सिंह और राजगुरु को गोली मारने ही वाले था कि चंद्रशेखर आज़ाद ने उसको गोली मार दी। इस तरह चंद्रशेखर आज़ाद ने भगत सिंह और राजगुरु को गोली लगने से बचाया। खैर, इस घटना में कोई एविडेंस नहीं मिला, ये लोग बच के लाहौर से निकल गए। चंद्रशेखर आज़ाद ने फिर से साधु का गेटअप धारण किया, बड़े आसानी से पुलिस के बीच से ही बच के निकल गए। 8 अप्रैल 1929 को इन्होंने केंद्रीय विधानसभा में बम फेंकने की योजना बनाई। पहले इस घटना को अंजाम देना चाहते थे चंद्रशेखर आज़ाद, लेकिन बाद में उनकी उपयोगिता को देखते हुए तय हुआ कि अभी आपको आपकी देश को ज़रूरत है, अभी आपको बहुत बड़े बड़े काम करने हैं, इसलिए आप संस्था में बने रहिए और हम जाते हैं भगत सिंह
और बटुकेश्वर दत्त ने कहा हम जाते हैं, आप बने रहिए। चंद्रशेखर आज़ाद मान गए, ये लोग गए, भगत सिंह बटुकेश्वर बम डाला, जिसके कारण अक्टूबर 1929 में भगत सिंह की फांसी हो गई। अब भगत सिंह की फांसी हो गई, इस बात से चंद्रशेखर आज़ाद बहुत दुखी हुए और भगत सिंह को छुड़ाने के प्रयासरत हो गए। चंद्रशेखर आज़ाद HSRA के कमांडर इन चीफ थे और HSRA का जो लेटर पैड था उस पर उन्हीं का साइन होता था, लेकिन वो साइन बलराज के नाम से करते थे। तो वो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि भगत सिंह को किसी तरह छुड़ाएं। वो लगातार इस प्रयास में रहे कि भगत सिंह को कैसे छुड़ाया जाए। देश के अन्य क्रांतिकारियों संपर्क करते करते वो इलाहाबाद पहुंच गए। 27 फरवरी 1931 को वो अल्फ्रेड पार्क में सुखदेव राज के साथ मीटिंग कर रहे थे और इस बात पर चर्चा कर रहे थे कि कैसे भगत सिंह को छुड़ाया जाए। तभी इनकी वहाँ अल्फ्रेड पार्क में होने की सूचना चंद्रशेखर आज़ाद के मित्र वीरभद्र तिवारी तथा यशपाल ने इलाहाबाद पुलिस को दे दी। इलाहाबाद पुलिस के CID प्रमुख JRH नौटबार और DYSP ठाकुर विश्वेश्वर सिंह और अन्य पुलिस अल्फ्रेड पार्क को चारों तरफ से घेर लिए। सुखदेव राज किसी तरह वहाँ से बच निकले। चंद्रशेखर आज़ाद पेड़ के पीछे छुप गए। दोनों तरफ से फायरिंग होने लगी। नौटबार की गोली चंद्रशेखर आज़ाद के कंधे में लगी। चंद्रशेखर आज़ाद की गोली से नौटबार भी घायल हो गया। 20 मिनट तक फायरिंग लगातार चलती रही। 20 मिनट के बाद जब चंद्रशेखर आज़ाद के पास एक ही गोली बची तो उन्होंने तय किया अंग्रेज़ों के हाथों से मरने से बढ़िया है कि मैं अपनी जान खुद ही ले लूँ। उन्होंने गोली खुद को मार ली। चंद्रशेखर आज़ाद हमेशा कहा करते थे मैं आज़ाद था, आज़ाद हूँ और आज़ाद रहूँगा। इसी की परिणति थी ये कि उन्होंने खुद को गोली मार ली। शुरुआत में पुलिस इतने डरे हुए थे कि वो उनकी डेड बॉडी तक नहीं पहुँचे, जाना नहीं चाहते थे, लेकिन धीरे धीरे वो डेड बॉडी को उठाया और इलाहाबाद के रसूलाबाद घाट में उनका अंतिम संस्कार कर दिया। लोगों को भनक चली। धीरे धीरे लोगों ने अल्फ्रेड पार्क में आना शुरू कर दिया और जिस पेड़ के नीचे शहीद हुए थे चंद्रशेखर आज़ाद, वहाँ पे पूजा करने लगे, दीपक जलाने लगे। ब्रिटिश सरकार डर गई कि उनके इन कार्यों से क्रांति का प्रसार होगा, क्रांति के प्रति युवाओं का झुकाव बढ़ेगा, अतः उन्होंने इस पेड़ को कटवा दिया। चंद्रशेखर आज़ाद के अंतिम संस्कार में कमला नेहरू भी आई क्योंकि वो चंद्रशेखर आज़ाद को अपना भाई मानती थी। इस प्रकार हम देखते हैं कि और नायक हमारा शहीद हो गया। चंद्रशेखर आज़ाद की कहानी से हमें ये तो सीखने को मिलता ही है कि हमें कभी भी अन्याय अत्याचार से मुंह नहीं मोड़ना चाहिए, उसके खिलाफ उठ खड़ा होना चाहिए बिना परवाह किए कि आगे क्या होगा। जय हिंद।